सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का दूसरा वीडियो है। एंड अगर आपने आज के दिन का पहला वीडियो, ये वाला वीडियो नहीं देखा है, डेफिनेटली आई बटन पे जा करके देख लेना। आपको वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। एंड इसके साथ ही आपको वीडियो के इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको इस वीडियो का जो ये वीडियो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा करके देख सकते हो। ओके, सबसे पहले यार 15 अगस्त है आज, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा इंडिपेंडेंस डे में, और फ्लैग होइस्ट किया होगा, अपने घर पे झंडा फहराया होगा। और कोई बात, चलो यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मज़ा आया होगा आपको भी आज के दिन। खैर, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो यार ये चीज़ कि सब्सक्राइबर जो है वो 800 सब्सक्राइबर्स से हम थोड़ा सा ही पीछे हैं। 791 हो चुका है, 9 सब्सक्राइबर्स बाकी है टारगेट 800 के लिए। तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अब ये क्या होता है, तो अगर आपको भी कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड कि यार मुझे इस स्टॉक के बारे में ये चीज़ें जाननी है, ये मेरा डाउट है ऐसे करके, तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो उसी तरह का ये वीडियो है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि रामा स्टील ट्यूब्स के स्टॉक इनके पास है, और 21 रुपीज़ पहले इन्होंने लिखा था। गलती से इन्होंने 21 लिख दिया था, एक्चुअली 41 रुपीज़ पे इनका जो बाइंग प्राइस है वो 41 रुपीज़ है। और ये पूछ रहे हैं क्या करें, ठीक है। तो ओके, मतलब इनका सवाल सिंपल सा है कि यहाँ पे आगे क्या किया जाए। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मैं बात करूँगा रामा स्टील ट्यूब्स, ठीक है। और सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लो, 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब लगभग कह सकते हो 2000 करोड़ के थोड़ा सा नीचे है। एक स्मॉल कैप कंपनी है डेफिनेटली, और स्मॉल कैप का मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और स्मॉल कैप में मेरा व्यू पॉइंट हमेशा लॉन्ग टर्म का होता है, और इसके साथ ही बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़, वीडियो का स्टार्ट, मतलब वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो है कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर है गाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का कोई कॉल टिप मैं नहीं दे रहा हूँ बाइंग सेलिंग करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। तो जैसे मैंने बताया कि बिजनेस फंडामेंटल्स टेक्निकल्स तीनों के बारे में जानना ज़रूरी होता है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्मॉल कैप है तो बहुत रिस्की है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर से याद रखना है। चलो, सबसे पहले बिजनेस पे चलते हैं। देख सकते हो ये क्या करती है। One of the leading manufacturers of steel pipes and tubes, rigid PVC, GI pipes and square section products in India। मतलब यहाँ पे जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं किन चीज़ों का, तो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, रिजिड पीवीसी, जीआई पाइप्स एंड ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है इनका, वो मैं आपको बताता हूँ। तो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ब्लैक पाइप्स एंड ट्यूब्स, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड पोल्स। ओके, दीज प्रोडक्ट्स फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। यूज़र इंडस्ट्री के बारे में बात करें, पहला है रियल इस्टेट, डिफेंस, टेलीकॉम, इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये इसके कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ जहाँ पे इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करें तो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स या गैल्वेनाइज्ड पाइप्स जो कह लो, एक ही होते हैं दोनों। अगर आप इनका देखोगे 25% रेवेन्यू ये कंट्रीब्यूट करते हैं, स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स। ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स इनके कुछ है जो 20% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, आधा रेवेन्यू जो है वो स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट से आता है जो कि 50% है, एंड शीट एंड कोटेड प्रोडक्ट से 5% आता है। तो ये कुछ इसका जो है रेवेन्यू स्प्लिट है प्रोडक्ट वाइज, कि किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है, किस टाइप के प्रोडक्ट से इन द सेंस। आगे अगर बात करें ज्योग्राफी वाइज किया, मतलब डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा पहले का डेटा है, थोड़ा नहीं, फिनेंशियल ईयर 21 का डेटा है, आज से दो तीन मतलब 24 अभी चल रहा है, ठीक है। 21 का डेटा है, 3 साल पहले के आसपास का डेटा है। तो थोड़ा पहले का डेटा है, बट हाँ जो डेटा है हमारे पास वो है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 82% डोमेस्टिक सेल्स है एंड एक्सपोर्ट 18% है, ठीक है। और मतलब ठीक है यार, डोमेस्टिक सेल्स ही ज़्यादा करती है, अच्छी बात है, 82% डोमेस्टिक सेल्स है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर आप रीड करना चाहते हो रीड कर लेना, ठीक है। कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर आप रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे अगेन कैपेसिटी एक्सपेंशन आप रीड कर लेना कि क्या क्या कर रही है और क्या चीज़ें, मतलब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड कर लेना। नेटवर्क के बारे में बात करें तो कंपनी पैन इंडिया रीच है, मतलब पूरे इंडिया में काम करती है। और मोर देन 300 cities, 17 plus states and union territories across India with a distributor dealer network of 300। मतलब 300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 300 प्लस सिटीज़ में काम करती है, 17 स्टेट्स में काम करती है, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज को मिला करके 17 है।
और इसके साथ कंपनी थ्रू इट्स सब्सिडरीज इज एक्सपैंडिंग इट्स ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब कंपनी अपने सब्सिडरी से, अब सब्सिडरी कौन सी है ये देख सकते हो, RST इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाइजीरिया, ठीक है, तो ये नाइजीरिया में है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप रीड करोगे ना, मैंने बोला आपको समझ में आ जाएगा, तो अपने सब्सिडरी के हेल्प से ये जो है बाहर भी ग्लोबली भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है, बाहर भी काम कर रही है। एंड इसके साथ जो है कंपनी हैज़ अ ग्लोबल रीच ऑफ 17 कंट्रीज एंड इन 4 कंटिनेंट्स। तो कंपनी की रीच क्या है, ग्लोबल रीच की बात करें तो 17 कंट्रीज है और 4 कंटिनेंट्स है। और क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो क्लाइंट्स आप देख सकते हो, सेल है, गेल है, एयरटेल है, BSNL है, LNT है, टाटा है, अशोक लेलैंड है। तो यहाँ पे ये इसके क्लाइंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं एक्चुअली, आप देखोगे तो आपको मतलब सबके ही नाम आपको पता होंगे, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसका नाम आपको पता नहीं होगा, ठीक है। खैर, न्यू ऑर्डर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की जो सब्सिडरी है जो नाइजीरिया में है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है हुई हई ग्रुप के साथ, ठीक है, जो हांगकांग की ग्रुप है, फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ 15,000 मेट्रिक टन पर एनम ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टील SKU इन नाइजीरिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है स्पेशलाइज्ड स्टील जो है, मतलब यहाँ पे ये वाला जो है सेगमेंट, ये स्ट्रक्चरल स्पेशलाइज्ड स्टील है। अब अच्छा अच्छा सॉरी, ये स्ट्रक्चरल स्टील है, मैं कंफ्यूज हो गया था, खैर जो भी है। तो यहाँ पे जो इन्होंने मंगवाया हुआ है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है स्पेशलाइज्ड स्टील, ठीक है। और 15,000 मेट्रिक टन का पर एनम का इनका ऑर्डर है, तो ये एक अच्छा ऑर्डर है इनका, ठीक है। बाकी ओपन ऑफर अगर आप रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हो, फोकस अगर आप रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हो, कि जैसे कंपनी जो है यहाँ पे क्या क्या कर रही है, ठीक है। और मतलब बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, आप रीड करना। जैसे इट हैज़ प्लान टू ऐड अनदर फुल्ली सॉरी ऐड अनदर 2,50,000 tons of additional capacity by end of financial year 24. It is targeting backward integration capacity of 50,000 tons per annum, going up to 2 lakh tons of total capacity by end of 24। मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन से रिलेटेड इनका जो है मेन फोकस है। और ठीक है, तो ये इसका कुछ बिजनेस हुआ, आप अगर देखना चाहते हो ये देख सकते हो, ये कैसे कैसे क्या काम करती है, ठीक है। ये देखो, ये सब जो है ना आपको देख करके समझ में आ जाएगा। खैर, मैं थोड़ा और समझाऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले इनके एप्लीकेशंस देख सकते हो, ये जो है काफ़ी धीरे धीरे जा रहा है। जैसे देखो ये सॉरी अगेन क्या हो गया ये, ओके। सो यहाँ पे मैं आया था, तो ये जो है देख सकते हो, ये एयरटेल का टावर जैसा टाइप कुछ है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेन्स है, बसेस हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्टेडियम आपको दिखा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे और भी कुछ मशीन्स, ठीक है। और फिर सोलर एनर्जी, मतलब जहाँ जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे इमेजेस दिखा रहा है। अब आप खुद वेबसाइट पे जा करके देख लेना, क्योंकि ये इतने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, ठीक है। मतलब यार ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर, शायद ख़त्म हो ही चुका है। हाँ, तो ख़त्म हो चुका है, देख सकते हो विंड मिल ये सब वापस से आ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एंड ये इसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। खैर, इनके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे BSES का कुछ प्रोजेक्ट था, वो इसने किया। फिर गुजरात गुजरात गैस लिमिटेड का कुछ प्रोजेक्ट था, ठीक है। फिर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन था। देन अगेन नेक्स्ट जाओगे तो यहाँ पे कुछ और पावर प्रोजेक्ट था, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऐसे कुछ लिमिटेड नहीं है सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह करके कुछ था, मतलब ये इसके कुछ आप कह सकते हो काम है, ठीक है, जो इसने किया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है। मैं प्रोडक्ट में जाना चाहूँगा। एंड ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो अलग अलग जो है यहाँ पे देख सकते हो। ये सब आप रीड करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब जो है नाम लिखा हुआ है, जैसे देखोगे तो लाइट, मीडियम, हैवी, ठीक है। देन और नीचे जाओगे तो फिर उसके बाद आपको दूसरे प्रोडक्ट पे जाना होगा, जैसे चलो लाइट पोल्स पे चलते हैं। तो लाइट पोल्स पे गए तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। तो खैर यही सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप जाना खुद से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी प्रोडक्ट्स ये बेचती है, क्या करती है। ओवरऑल मैंने आपको बता रखा है, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा। एंड आगे बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में जल्दी से। तो सबसे पहले चलेंगे क्वार्टर्स पे। क्वार्टर्स अगर आप कंपेयर करोगे जून 22 एंड 23 को, तो सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 240 से 312 हो चुका है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 6 करोड़ से बढ़ करके 16 करोड़ जा चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। मार्जिन यहाँ पे 2.5% का मार्जिन जो है लगभग 5% का हो चुका है, मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। इसके साथ अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 5 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 करोड़ का अराउंड 9.5 करोड़ पे जा चुका है, लगभग डबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4.23 से डबल होकर के, डबल नहीं, डबल से थोड़ा कम है, बट हाँ
7.23 से बढ़ करके 7.46 पे जा चुका है, तो यहाँ पे भी जंप है। अगर आप ईपीएस देखोगे तो 10 पैसे का ईपीएस 15 पैसे का हो चुका है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड, एक्चुअली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन हाँ, ऑल टाइम हाई या फिर हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स नहीं है, मतलब हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी बहुत स्टेबल है। बीच में यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे कंपनी अच्छी खासी स्टेबल है, मतलब देखो 192, 242, 260, 377, 504, फिर यहाँ पे 20 और 21 में गड़बड़ हुआ क्योंकि यहाँ पे कोरोना आया था। देन यहाँ पे इसके बाद 768, 13, 14, देन यहाँ पे फिर से सही हो गया। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो एकदम सही चल रहा था, नेट प्रॉफिट में भी कोई दिक्कत नहीं था। 1920 में इसमें गड़बड़ हुआ, 1920 में, देन उसके बाद फिर से जो है अपना इसने ट्रैक पकड़ लिया और सही चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है कंपनी अच्छी है, और मतलब कंसिस्टेंसी के हिसाब से अच्छी कंपनी है, ऐसे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है कि हाँ भाई एक बार जो है पहले 27 करोड़ आ गया, 27 के बाद सीधा जो है 12 करोड़ पे आ गया, फिर जो है सीधा जा करके 30 करोड़ पहुंच गया, फिर 60 पहुंच गया, फिर 20 फिर से आ गया। तो ऐसा नहीं करती है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, जो ऊपर नीचे जाती रहती है। तो वैसी नहीं है कंपनी। और अगर मैं बात करूँ इन 3 नंबर्स के बारे में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, तो पहले देख सकते हो जो सेल्स ग्रोथ है 5 साल का 29%, 3 साल का 56%, 10 साल का, सॉरी 10 साल का नहीं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स टीटीएम का 62%, बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। 10 साल का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ सेल्स ग्रोथ जो भी है बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद अगर मैं आरओई की बात करूँ, इसके बारे में बात तो करते नहीं है, आरओई की बात करूँ तो आरओई जो है मैं कहूँगा ठीक है, क्योंकि मतलब ये जो इस तरह की कंपनीज होती है, ठीक है, इसमें आरओई थोड़ा कम ही होता है, मतलब हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार आरओई बहुत कम होता है इस तरह की कंपनीज में, लेकिन यहाँ पे आरओई थोड़ा कम होता है। खैर कहाँ आ गया मैं, अच्छा, हाँ, तो आरओई थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ फिर भी जो है मैं कहूँगा ओके ओके सही है। थोड़ा और हो सकता था, 20 के ऊपर जाता तो देन अच्छा होता, बट फिर भी 14-17 है तो थोड़ा ओके ओके सा है, मतलब मैं ऐसे खराब नहीं कहूँगा, ओके ओके सा कहूँगा। इसके आगे बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में, तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हो, और यहाँ पे आप देखोगे रिजर्व्स तो 200 करोड़ के रिजर्व्स हैं, अराउंड 200 करोड़ की बोरिंग्स भी हैं, ठीक है। और अगर बोरिंग्स को आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 32 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 161 करोड़ का है, तो परफेक्टली बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। CWIP हल्का फुल्का चल रहा है, तो ओवरऑल बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है 61.49, मतलब 61.5% का होल्डिंग है, जो कि मुझे कम लगा। 65 के ऊपर मुझे स्मॉल कैप्स में मेरा जो क्राइटेरिया है, मेरा अपना क्राइटेरिया है 65 के ऊपर, 65% के ऊपर मुझे स्मॉल कैप्स में प्रोमोटर की होल्डिंग चाहिए, तो यहाँ पे मुझे ये सही नहीं लगा उतना। बाकी हाँ FIIs 2% है, जो कि ना के बराबर है, DIIs तो बिल्कुल भी नहीं है, और पब्लिक जो है 35% है। अगर आप इनमें देखोगे तो इनमें HNIs भी मौजूद हैं, आप देख सकते हो, अगर आप एड ऑन करोगे तो लगभग 12% पे आएंगे, ठीक है, HNIs का नंबर। तो यहाँ पे 35 माइनस 12 करोगे तो हो जाएगा 23, तो 23% रिटेल इन्वेस्टर है, तो थोड़ा ज़्यादा नंबर मुझे लग रहा है 23% रिटेल इन्वेस्टर, मतलब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे उतना पसंद नहीं आया। अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि यार ओवरऑल जो है आपको क्या पॉजिटिव लगा क्या नेगेटिव लगा, तो देखो यार शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कम है और धीरे धीरे ये कम हो रहा है, ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। देखो पहले 70 था, फिर 65 हुआ, फिर 63 हुआ, फिर 61 हुआ, तो देख सकते हो लगातार जो ये घट रहा है प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मुझे पहली बात अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो है जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग जा रहा है, ठीक है, मतलब ये जो 70 से कम होकर के 61 हुआ, मतलब 9% का डिफरेंस, तो वो 9% का डिफरेंस देखो यहीं पे आ गया, ठीक है, मतलब प्रोमोटर शेयर बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है, ठीक है। 26 में 9 ऐड करोगे 35 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगी कि एक तो प्रोमोटर के शेयर होल्डिंग कम नहीं है, इट्स डिसेंट, बट हाँ मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, 61% इज ऑल्सो डिसेंट, लेकिन ये जो है प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग घट रहा है एंड वो पब्लिक के पास जा रहा है, ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। सेकंड नेगेटिव पॉइंट तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट लगा, इट्स वेरी गुड। आरओई मुझे न्यूट्रल पॉइंट लगा, ना मैं इसे अच्छा कहूँगा ना मैं इसे खराब कहूँगा, इट्स फेयर, ठीक है। तो ओवरऑल जो है मैंने बता दिया मुझे क्या पॉजिटिव नेगेटिव लगा। बाकी टेक्निकल्स पे चलते हैं, तो टेक्निकल्स पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि इनका जो प्राइस है वो है 41, तो ठीक है, तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू कलर का, ये 41 पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक्चुअली इन्होंने काफ़ी हाई पे खरीद लिया, मतलब अब आई डोंट नो यहाँ पे
कौन से जगह पे 41 पे इन्होंने बाई करा होगा, यहाँ बाई करा या फिर इस जगह पे बाई करा या फिर इस जगह पे बाई करा, जहाँ पे भी बाई करा इन्होंने जो है काफ़ी ऊपर एक्चुअली मतलब देखो अगेन नो रिकमेंडेशन। अगर मैं होता, मैं इतने ऊपर बाई नहीं कर रहा होता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई व्यू पॉइंट, मैं अपनी व्यू पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना व्यू पॉइंट मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो खैर यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि आप मैं कहीं बाइंग नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो कहीं भी बाइंग कर सकता हूँ। बट हाँ मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है कि देखो अगर ये यहाँ से अगेन सपोर्ट लेकर के, ये जो सपोर्ट है ठीक है, मतलब अब आप बोलोगे कहाँ पे सपोर्ट है, तो अगर ये 50 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है, ठीक है, अगर लेता है तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, देन तब तो ठीक बात है। अगर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा और यहाँ पे आएगा, देन ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जगह है एवरेजिंग करने के लिए, ठीक है। अगर ये फिर से ब्रेक करके नीचे आता है, जिसका चांस मुझे बहुत कम लगता है, आप पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज का ईएमए आ जाएगा और 200 डेज का ईएमए इसको फर्दर नीचे जाने से रोकेगा, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और अगर इन बाई चांस ये जो है 200 डेज का ईएमए भी ब्रेक हो जाता है, देन अगेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगता है वो है ये लेवल, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग भी कर सकता हूँ, एवरेजिंग भी कर सकता हूँ। ये ब्लू वाला जो लाइन है ये मतलब बहुत ही वीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे रुकता है तो देन यहाँ पे भी आप एवरेजिंग पे जा सकते, अगेन मैं एवरेजिंग पे जा सकता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप मतलब जब भी मैं फ्रेश बाइंग करूंगा तो मैं इतने नीचे फ्रेश बाइंग करूंगा जो कि एक बहुत अच्छा लेवल हो। देखो ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रेश बाइंग बोला। ये भी बहुत अच्छा है, अगर देखोगे तो देखो रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे जो है फिर इसने सपोर्ट लिया, बट बीच में ये जो है थोड़ा ब्रेक हुआ था, इसी वजह से मैंने इसे थोड़ा सा वीक कर दिया, और इसी वजह से ये ब्रेक होने का चांस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बनता है, मतलब बहुत कम, मतलब देखो अगेन चांस काफ़ी कम है, बट हाँ अगर थोड़ा बहुत चांस फिर भी है तो वो ब्रेक अगर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगेन वही कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी आपको बता सकता हूँ कि चांसेस कितने हैं कितने नहीं है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, और अगेन आप समझ ही सकते हो आगे। तो नो रिकमेंडेशन एट ऑल, ठीक है। मैं क्या खुद करूँगा मैंने वो बता दिया। एंड आपने मुझसे यार पूछा था कि क्या करूं, ठीक है, क्या करूं तो, या क्या करें, ठीक है, इन्होंने जो पूछा था, तो यार मैं तो वो नहीं बता सकता कि मैं क्या करूंगा, मतलब आप क्या करोगे, बट हाँ मैंने अपना व्यू पॉइंट शेयर कर दिया है। तो होप आपको हेल्प हुआ होगा, एंड एंड करते हैं यार वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगेन कोई रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया इस वीडियो में, एंड काफ़ी रिस्की है, तो रिस्की कंपनी है, तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च करके ही जाना है। एंड चलो एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।